नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। एल्कीन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें हम देखेंगे यदि हम इथीन को ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं तो हमको मिलता है 1,2-डाइब्रोमो इथेन, या फिर इसी को हम इथिलीन डाइब्रोमाइड भी कह सकते हैं। इसको हम बोलेंगे 1,2-डाइब्रोमो इथेन। IUPAC नेम इसका और कॉमन नेम है इथिलीन डाइब्रोमाइड। इसकी हम मैकेनिज़्म देखेंगे। तो मैकेनिज़्म में फर्स्ट स्टेप में हम ब्रोमीन को आयनाइज करेंगे, तो ब्रोमीन आयनाइज होगा Br+ और Br- में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे तो बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट है, तो यहाँ आयनाइजेशन जो है वो पोलैरिटी के फॉर्म में क्यों हुआ। तो इसको एक्सप्लेन हम ऐसे करेंगे कि ब्रोमीन का मॉलिक्यूल जब इथिलीन के कांटेक्ट में आता है, इथिलीन मतलब कि यहाँ पर पाई बॉन्ड, तो इस पाई बॉन्ड की प्रेजेंस के कारण ये मॉलिक्यूल जो है वो पोलराइज होता है और हमारे पास मिलता है Br+ और Br-। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड में हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि अब ये प्लस आकर के इसमें जुड़ेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर दो कार्बन जो है आपस में डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो किसी पे भी माइनस चार्ज आ सकता है, तो यहाँ पर हम माइनस चार्ज लगाएंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, तो जहाँ माइनस होगा यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ेगा। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा CH2। अब ये Br, ये बीच में प्लस लगेगा, क्योंकि दोनों में से किसी भी कार्बन के पास प्लस चार्ज हो सकता है। और ये जो हमको ग्रुप मिला है इसको हम बोलते हैं साइक्लिक कार्ब केटायन। ये हमको साइक्लिक कार्ब केटायन मिला। इसके बाद ये बॉन्ड जो हम यहाँ से तोड़ देंगे, कहीं से भी तोड़ सकते हैं, यहाँ से भी यहाँ से भी, क्योंकि दोनों का नेचर जो है वो एक जैसा है। तो किसी भी एक कार्बन के बीच से बॉन्ड को हम डिसोसिएट करेंगे, तो हमारा हो जाएगा CH2 Br, फिर से CH2 जिसके पास प्लस चार्ज इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस। और इस प्रकार हमको जो कंपाउंड मिलेगा इसको हम लिखेंगे CH2 Br और ये CH2 Br। तो ये जो एग्जांपल है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें दोनों रिएक्टेंट पूरा आपस में जुड़ करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विथ हैलोजन हैलाइड। रिएक्शन विथ हैलोजन हैलाइड, या इसको हम हाइड्रोजन हैलाइड भी बोल सकते हैं या एसिड भी बोल सकते हैं। रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड, कुछ भी कह सकते हैं, कोई भी नाम इसको हम लिख सकते हैं, 3 नाम है इसका। तो अब हमारा है क्वेश्चन कि हाइड्रोजन हैलाइड क्या है। तो हाइड्रोजन हैलाइड को हम एक जनरल फार्मूला HX के रूप में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर X का मतलब है हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यदि हम HF लिखेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HBr लिखेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड और HI लिखेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड। तो किसी भी रीजन के साथ इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इथिलीन की रिएक्शन जो है इसको हम लिखेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। यदि हम इथिलीन को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमको मिलता है 1-आयोडोइथेन। ये यहाँ जुड़ेगा और ये यहाँ जुड़ेगा, हमको मिलेगा 1-आयोडोइथेन। इसके बाद दूसरा, यदि हम 1 प्रोपीन को HI के साथ ट्रीट करते हैं तब हमको 2 प्रकार का प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा। पहला प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH2I और दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CHI और CH3। तो फर्स्ट में जो प्रोडक्ट मिला है इसका नाम हम लिखेंगे नॉर्मल प्रोपिल आयोडाइड, या इसका हम IUPAC नेम लिखेंगे 1-आयोडोप्रोपेन। यदि हमको सेकेंड कंपाउंड का नाम लिखना है कॉमन नेम, तो इसको हम लिखेंगे आइसोप्रोपिल आयोडाइड।
और यदि इसका हमको IUPAC नाम लिखना है तो इसको हम लिखेंगे 2-आयोडोप्रोपेन। कार्बन एटम की संख्या 1, 2, 3, दूसरे कार्बन से आयोडीन जुड़ा है इसलिए इसको 2-आयोडोप्रोपेन बोलेंगे। और ऊपर वाले कंपाउंड में 1, 2, 3 कार्बन एटम की संख्या 3, पहले कार्बन से आयोडीन जुड़ा है इसलिए इसको हम लिखेंगे 1-आयोडोप्रोपेन। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मैकेनिज़्म। अब यदि हम इसको स्पेसिफाई करेंगे तो ऊपर वाला कंपाउंड हमको मिलता है 20% और नीचे वाला कंपाउंड हमको मिलेगा 80%। तो 20% यदि किसी भी रिएक्शन में हमको कंपाउंड मिल रहा है, यील्ड मिल रही है, तो ये रिएक्शन हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन यदि कहीं पे हमको 80% प्रोडक्ट मिल रहा है तो ये रिएक्शन जो है इसको हम सही बोल सकते हैं। मतलब इसमें मेन प्रोडक्ट जो है ये हमको मिलता है 2-आयोडोप्रोपेन। ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि यदि इसकी एडिशन रिएक्शन हम कराते हैं तो कहाँ पर, किस कार्बन पर हम हैलोजन को जोड़ते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मार्कोनी-काफ नामक साइंटिस्ट ने एक रूल दिया जिसको हम बोलते हैं मार्कोनी-काफ का रूल। नेक्स्ट हमारा अगला एक्सप्लेनेशन है मार्कोनी-काफ का रूल। इस रिएक्शन को हम मार्कोनी-काफ के रूल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे। तो मार्कोनी-काफ का रूल जो है वो किसी भी एल्कीन के एडिशन रिएक्शन के लिए अप्लाई होता है। तो ये एल्कीन है, इसके साथ जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको मिलता है 1-आयोडोप्रोपेन। ऊपर हमने देखा है इसका यील्ड जो है वो 20% रहता है और दूसरा कंपाउंड हमको मिलता है 2-आयोडोप्रोपेन। इसका यील्ड हमको मिलता है 80%। तो जब 80% प्रोडक्ट मिल रहा है मतलब यहाँ पर एडिशन जो है वो मार्कोनी-काफ के रूल के अकॉर्डिंग मिल रहा है। तो अब मार्कोनी-काफ का रूल क्या कहता है? मार्कोनी-काफ का रूल कहता है कि किसी भी एल्कीन की एडिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट का माइनस पार्ट उस कार्बन एटम से जाकर के जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन एटम की संख्या मिनिमम होती है। फिर से हम देखेंगे, किसी भी एल्कीन की एडिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट का माइनस पार्ट उस कार्बन एटम से जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन एटम की संख्या कम होती है। ये रूल जो है इसको हम बोलते हैं मार्कोनी-काफ का रूल। मार्कोनी-काफ के रूल के अकॉर्डिंग हम एडिशन कराते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3 कार्बन एटम की संख्या 3। यदि इसको हम माइनस करेंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये माइनस कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पे आकर के जुड़ेगा। अब इसको हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे विथ मैकेनिज़्म। तो सबसे पहले हम HI को आयनाइज करेंगे। हाइड्रोजन आयोडाइड यदि आयनाइज होगा H+ और I-। सेकेंड स्टेप में हम 1-प्रोपीन को आयनाइज करेंगे। 1-प्रोपीन जो है ये, इसका आयनाइजेशन 2 प्रकार से होता है। यहाँ पर ये 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यदि है तो हम किसी भी कार्बन के पास प्लस चार्ज ले सकते, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों में से किसी भी कार्बन के पास शिफ्ट हो सकता है। यदि यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे यदि शिफ्ट होगा तब इस कार्बन के पास प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हम पहले देखते हैं CH3 CH+ और ये CH2। अब इसमें हमको सबसे पहली बात है इलेक्ट्रोफाइल ला करके जोड़ना है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है तो इसको हम यहाँ ला करके जोड़ देंगे। तो CH3 CH+ और ये CH3, इसको यदि हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये कार्बन जो है इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस कार्बन से एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है, एक तरफ मेथिल, फिर से एक तरफ मेथिल और ये प्लस चार्ज। तो ये कार्बन जो है इसका नेचर है सेकेंडरी कार्ब केटायन। क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है इसलिए इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्ब केटायन। तो सेकेंडरी कार्ब केटायन इज़ मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्ब केटायन। तो ये जो है
मोर स्टेबल होता है। इसके बाद यदि हम माइनस पार्ट, ये जो माइनस पार्ट इसको हम आयनाइज करें हैं तो ये हो जाएगा CH3CH, ये CH3, ये प्लस, इसमें I माइनस आकर के जुड़ेगा और ये हमको मिलेगा CH3CHI और ये CH3। तो ये हमारा जो कंपाउंड है ये हमारा है 2-आयोडोप्रोपेन, या इसी को हम बोलेंगे आइसोप्रोपिल आयोडाइड। हमको आइसोप्रोपिल आयोडाइड मिला। अब इस रिएक्शन को यदि हम उल्टा कर लेंगे, मार्कोनी-काफ के रूल के अगेंस्ट होगा तो तब इसको हम लिखते हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI। अब ये हो जाएगा CH3CH2CH2I। ये हमको प्रोडक्ट तब मिलेगा जब एडिशन जो है ये एंटी मार्कोनी-काफ होता है, या एंटी मार्कोनी-काफ के नियम को खैराश नामक साइंटिस्ट ने इफ़ेक्ट किया। इस इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं खैराश इफ़ेक्ट, या ये रिएक्शन जो है वो मार्कोनी-काफ के रूल के अगेंस्ट तभी हो सकती है जब यहाँ पर हम कोई भी पेरोक्साइड जो है ये अप्लाई करेंगे। तो चूँकि ये रिएक्शन जो है पेरोक्साइड की प्रेजेंस पे होती है, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफ़ेक्ट। अब ये रिएक्शन, इसको हम इसका मैकेनिज़्म देखेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब ये होगा, सबसे पहले हम HI को आयनाइज करेंगे, इसको आयनाइज करेंगे H+ और I-। दूसरा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये प्लस चार्ज को हमको कहाँ जोड़ना है, यहाँ जोड़ना है, तो यहाँ माइनस चार्ज हो जाएगा और यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा, मतलब इस इलेक्ट्रॉन का, कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट होगा। तो हमको ये जो कार्बोकेटायन मिला ये हमारा हो जाएगा CH3CH2CH2 प्लस। अब इसको यदि हम इस कार्बन को एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें एक तरफ है CH3CH2, एक तरफ हाइड्रोजन, फिर से एक तरफ हाइड्रोजन, और ये जो कार्बोकेटायन है इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकेटायन। ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है। प्राइमरी कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी कम होती है, लेस स्टेबल। प्राइमरी कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल मोर देन सेकेंडरी। तो इसकी स्टेबिलिटी कम होती है, मतलब ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये जो कंपाउंड है ये हाईली रिएक्टिव होगा। हाईली रिएक्टिव होने के कारण इस कंपाउंड का यील्ड जो है हमको 20% मिलता है। अब इसमें हमको माइनस चार्ज ला करके जोड़ देना है, तो CH3CH2CH2I। मतलब एडिशन रिएक्शन यदि मार्कोनी-काफ के रूल के अकॉर्डिंग होगा तब हमको मिलेगा CH3CHI और ये CH3, और यदि इसके रूल के अगेंस्ट होगा जिसको हम बोलते हैं एंटी मार्कोनी-काफ का नियम, तब ये होगा CH3CH2CH2I। ये हमारा मिलेगा 80% और ये मिलेगा 20%। 80 और 20% का रीज़न हमने बताया। यहाँ पर हमको मिलता है सेकेंडरी कार्बोकेटायन और यहाँ पे बनता है प्राइमरी कार्बोकेटायन। ये लेस स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल होता है, इस वजह से ये कंपाउंड हमको ज़्यादा मिलता है। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं मार्कोनी-काफ का नियम, रूल ऑफ मार्कोनी-काफ फॉर एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विथ हाइपोहेलस एसिड HOX। यहाँ पर हम देखेंगे यदि हम इथिलीन को हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ ट्रीट करते हैं तब हमको मिलता है इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन। ये जो कंपाउंड है इसको हम लिखते हैं इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन। नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विथ H2SO4। यदि हम H2SO4 के साथ रिएक्शन देखेंगे तो क्या बनेगा। यदि हम इथिलीन को
H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो हमको मिलेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलेंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये दोनों ही रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसकी मैकेनिज्म वैसे ही होगी जैसे हम ऊपर पढ़े हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विथ नाइट्रोसिल क्लोराइड। नाइट्रोसिल क्लोराइड, यदि हम इथिलीन को नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं तो हमको मिलता है इथिलीन नाइट्रोसो क्लोराइड। ये जो कंपाउंड है इसको हम लिखते हैं इथिलीन नाइट्रोसो क्लोराइड। इसके बाद यदि हम इथिलीन को नाइट्रिक अम्ल के साथ ट्रीट करते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विथ नाइट्रिक अम्ल। यदि हम इथिलीन को नाइट्रिक अम्ल के साथ ट्रीट करते हैं, HNO3 के साथ ट्रीट करते हैं, तब हमको मिलेगा बीटा नाइट्रो एथिल एल्कोहल। ये जो कंपाउंड है इसको हम लिखेंगे बीटा नाइट्रो एथिल एल्कोहल। बीटा नाइट्रो एथिल एल्कोहल मिला हमको। जितने भी रिएक्शंस हैं सारी रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे रिएक्शन विथ ओजोन। यदि हम ओजोन के साथ इथिलीन को ट्रीट करेंगे, ओजोन के साथ इसको हम ट्रीट करेंगे, तब हमको मिलेगा इथिलीन ओजोनाइड। इथिलीन ओजोनाइड। यदि प्रोपीन के साथ ट्रीट करेंगे तो प्रोपीन ओजोनाइड मिलेगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे रिएक्शन विथ डाइबोरेन। रिएक्शन विथ डाइबोरेन। यदि हम प्रोपीन जो है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यदि हम प्रोपीन को बोरेन के साथ ट्रीट करते हैं तो हमको मिलेगा नॉर्मल प्रोपिल बोरेन CH3 CH2 CH2 BH2। इसको हम लिखेंगे नॉर्मल प्रोपिल बोरेन। नेक्स्ट हमारा है एपॉक्सीडेशन। यदि हम ईथर को साइक्लिक ईथर में कन्वर्ट करते हैं तो हमको इससे जो कंपाउंड मिलता है इसको हम बोलते हैं एपॉक्साइड। और कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हम एपॉक्साइड फॉर्म करते हैं वो रिएक्शन कहलाती है एपॉक्सीडेशन। यदि हम इथिलीन को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट कैटालिसिस की प्रेजेंस पर 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तब हमको मिलता है इथिलीन एपॉक्साइड। ये जो कंपाउंड है इसको हम लिखेंगे इथिलीन एपॉक्साइड। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का इंट्रोड्यूस होना। दो प्रकार की प्रेजेंस रिएजेंट की प्रेजेंस पे हम ऑक्सीडेशन कराते हैं। एक तो हम कराते हैं मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की प्रेजेंस पर, और दूसरा हम कराएंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की प्रेजेंस पर। दो प्रकार का ऑक्सीडेशन हम कराते हैं। तो पहले हम देखेंगे रिएक्शन विथ KMnO4। यदि हम इथिलीन को
पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस पर ट्रीट करते हैं, तब हमको मिलता है ग्लाइकॉल। ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकॉल, कॉमन नेम। IUPAC नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसको हम बोलेंगे एथेन 1,2-डाइऑल। इसी प्रकार यदि हम इथिलीन का ऑक्सीडेशन पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस पर ट्रीट करते हैं इसको, तो हमको मिलता है इथिलीन ग्लाइकॉल। ये फिर आगे ऑक्सीडाइज होकर के फॉर्मिक एसिड बनाएगा, इसके 2 मॉलिक्यूल और H2O का 1 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ पैरायोडिक एसिड। पैरायोडिक एसिड आइसोब्यूटीन। यदि हम आइसोब्यूटीन का ऑक्सीडेशन करते हैं पैरायोडिक एसिड के प्रेजेंस पर, तब हमको मिलता है ग्लाइकॉल। हमको मिला ग्लाइकॉल, यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, डबल नहीं होगा। फिर ये कंपाउंड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के कन्वर्ट हो जाता है एसीटोन में। एसीटोन में कन्वर्ट होगा और फॉर्मेल्डिहाइड का 1 मॉलिक्यूल हमको मिलेगा।